हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास थी आज हमारी जो क्लास है वो मॉक टेस्ट वाली है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड हो, चाहे वो नरेशन से रिलेटेड हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सभी क्वेश्चन आपके इसमें कवर किए जाएंगे। मतलब आपका जो सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, वो इसमें आपका कवर किया जाता है। तो ये क्लास लेना आप बिल्कुल ना भूलें। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं, किसी भी परीक्षा को जब आप फेस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है, जो कि इस क्लास के थ्रू मैं आपको देना चाह रही हूँ। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें सेंटेंस में जो इंडिकेशन मिला है वो क्या इंडिकेशन मिला है? एवरीडे। एवरीडे मतलब रूटीन नेचर का ये सेंटेंस है, रूटीन नेचर का है। तो यानी कि ये सेंटेंस किस में बनेगा? आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। कौन से टेंस में बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस वाला ऑप्शन आपको देखना है। देखो गोइंग आ रहा है, ये कभी अकेला नहीं आता, रॉन्ग हो गया। हैव बीन गोइंग, सिंस और फोर तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इज गोइंग कंटिन्यूअस, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। और डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ही के साथ गोज आएगा, तो राइट आंसर इज ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। तो राइट आंसर है आपका इसमें डी। नेक्स्ट देखिए, माई यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। तो देखिए यहाँ पे भी आपको इंडिकेशन आ गया लास्ट मंथ की, पिछले महीने मेरा जो भाई है वो मुंबई गया था। तो गया था तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो सेंटेंस है वो किस नेचर का आपका बनेगा? तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस, पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा। और पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल की क्या पहचान होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सही आंसर आपका इसमें क्या आएगा? देखिए गॉन तो थर्ड फॉर्म है, अकेली कभी नहीं आती है। हैज गॉन भी आपका रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर इज सी। इज गोइंग भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर है आपका इसमें सी। तो माई यंग ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। नेक्स्ट है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पूछ रहा है, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो देखो सिंस लास्ट नाइट आ गया, तो सिंस और फोर से रिलेटेड जब आ जाता है आपका सेंटेंस, तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। किस में बनता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। और जो टेंस है वो बोल रहा है कि कल से इसको अभी तक बुखार है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। पहचान क्या होती है? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा टेंस इसमें यूज होगा। देखिए इज सफर्ड नहीं आएगा, हैज सफर्ड परफेक्ट कट है, ये भी आपका नहीं आएगा। हैड सफर्ड ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो आपका सही आंसर है सी। देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ था, तो देखिए यहाँ पे इससे पहले सिंस या फोर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। वहाँ पे सिंस या फोर के बाद में लास्ट नाइट आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए हुआ है कि वो बोल रहा है कि कल रात से अभी तक वो जारी है काम, कल रात से अभी तक वो जारी है काम। तो यहाँ पर आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वॉइस से रिलेटेड आपको करना है, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। तो सबसे पहले तो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा? डू नॉट से रिलेटेड है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम
पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ऑप्शन में लेट है क्या, नहीं है। देखिए ए में भी नहीं है, द पुलिस आ रहा है, और डू नॉट बी तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा। द पुलिस नीड टू बी, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। अब आ रहा है लेट द पुलिस, तो क्या आ जाएगा, लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये जो फॉलो हो रहा है वो आपको देखना है। तो ऑब्जेक्ट आपकी पुलिस है, ये आपकी वर्ब है। उसके बाद में देखिए आपका सही क्या आ जाएगा, लेट द पुलिस। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस ऑप्शन में, यहाँ पे नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आएगा, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। देखो नॉट इसमें पहले है तो ये गलत है आपका, है ना। तो राइट आंसर इज सी, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। मैं आपको इसको अलग से लिख देती हूँ इसका आंसर भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या आ जाएगा, लेट द पुलिस not be informed about the robbery, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, नॉट है तो नॉट आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, यानी कि उन्होंने मुझे क्राउड में देख लिया, नज़र रख रहे थे। स्पॉटेड मतलब नज़र रख रहे थे। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ऑब्जेक्ट है आपका मी है। और उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पूछा है, दे सब्जेक्ट है, हैव स्पॉटेड है। तो हैज़, हैव, हैड जब भी आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो मी किस में हो जाएगा, आई में, आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन स्पॉटेड इन द क्राउड। तो अब देखिए इसमें सही आंसर इसमें कौन सा है। तो देखिए हैव है, तो देखो एम स्पॉटेड बिल्कुल रॉन्ग हो गया। विल हैव स्पॉटेड, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। वुड हैव स्पॉटेड, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अब देखिए आई हैव बीन स्पॉटेड इन द क्राउड। अब देखो बाय देम क्यों नहीं आया, बाय देम इसलिए नहीं आया क्योंकि जो दे है वो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जब आपको दिया हुआ होता है तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज भी नहीं करते हैं और ना ही उस अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए अब, तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर है आपका इसमें डी। नेक्स्ट है, वॉइस से रिलेटेड है, रीता रेस्क्यूड 3 पपीज, यानी कि 3 पपीज को उसने बचाया। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है 3 पपीज, ऑब्जेक्ट क्या है 3 पपीज, रेस्क्यूड है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए 3 पपीज सभी में दिया हुआ है। उसके बाद आप देखिए वॉज वर्ब किस में है, तो पपीज प्लूरल है तो वर आएगा। तो आर लगा दिया तो ये भी आपका क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। विल बी रेस्क्यूड गलत हो गया। आर बीइंग तो ये भी गलत हो गया। वर रेस्क्यूड बाय रीता, तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर हुआ है सभी को, सभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो सभी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। अब नरेशन से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है, आई सेड आई केम हेयर यस्टरडे, आई केम हेयर यस्टरडे। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का आपको सेंटेंस देखना है कि किस सेंटेंस में वो बना हुआ है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अब आप यहाँ पे सेड के बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड तो चेंज होगा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन आपका क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्यों लगेगा इसका कारण मैंने बताया
कि रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस में दी हुई है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दी हुई है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दी हुई है। तो इस इन्वर्टेड कॉमा का आपका दैट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आई सेड दैट, आई सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई को आई में चेंज करोगे तो वो सेम ही रहने वाला है। तो आई, अब ये कौन सा टेंस है, केम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दी हुई है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो देखिए अब यहाँ पे आई सेड दैट, अब देखिए आई केम हेयर, यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया। उसके बाद गो हेयर, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे वेंट लगा दिया, रॉन्ग हो गया। हैड कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। देयर, हेयर का क्या हो गया, देयर हो गया। यस्टरडे, प्रीवियस डे में चेंज हो गया। तो राइट आंसर है आपका इसमें सी। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड सबमिट हिज असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है, बदलना है इसको डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में जब आपको बदलना है तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे कंजंक्शन देखेंगे व्हेन, और यहाँ पे देखेंगे आज। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस का टाइप है, ये सेंटेंस का टाइप कौन सा था, WH वर्ड वाला। कौन सा टाइप था, WH वर्ड वाला। तो देखिए पहले हम बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, द टीचर, तो क्या आ जाएगा, सेड, सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू द स्टूडेंट। देखो यहाँ पे आस्क्ड था, और आस्क्ड भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड था। तो अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, कॉमा। तो WH वर्ड से ही आपको स्टार्ट करना है। तो व्हेन, अब उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि हमने जब चेंज किया तो वुड में चेंज हो गया। तो वुड में कब चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो, विल। तो क्या आ जाएगा, व्हेन विल। अब उसके बाद में अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे जो ही है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यू होगा इसका मतलब। तो व्हेन विल यू सबमिट, सबमिट, और हिज का क्या हो जाएगा, योर असाइनमेंट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इसको मैच कीजिए। तो द टीचर सेड दैट किस में लिखा हुआ है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहाँ पे देखो वुड है, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी वुड है, रॉन्ग हो गया। तो विल वाले चाहिए हमको, तो विल वाले चाहिए। तो अब देखिए इन दोनों में से यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है एक, तो इसलिए भी रॉन्ग है। दूसरा यहाँ पे योर आना चाहिए, यहाँ पे यू लिख रहे हो और यहाँ पे हिज लिख रहे हो, तो ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से रॉन्ग हो गया। तो अब देखिए क्या आएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हेन विल यू सबमिट योर असाइनमेंट, सबमिट योर असाइनमेंट। ये दोनों देखो प्रोनाउन सेम होने चाहिए, तो ए आ जाएगा आपका। सही आंसर क्या होगा इसमें, ए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आर्टिकल पूछा है, प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। तो देखिए हम एक नोट की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला था वन आइड मैन, ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था। तो उससे पहले आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में आप किसका यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जब भी हम यूनिवर्सली बात करते हैं,
यूनिवर्सली बात करते हैं, और जो वाटर है अनकाउंटेबल भी है, और यूनिवर्सली आप बात कर रहे हैं, जनरली आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर दैट नाउन. क्लियर? नेक्स्ट है क्रिकेट ऑफ द इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड. आर्टिकल आपको बताना है. 1000 बार मैंने कह दिया कि जब भी कोई भी ऑफ से रिलेटेड हो जाता है, ऑफ से जुड़ जाता है, तो उससे पहले वाले नाउन से पहले आप किसका यूज करते हो? द का यूज करते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर को इंडिकेट करता है कि क्रिकेट कहाँ का? इंडिया का. तो द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन दी वर्ल्ड. ठीक है. अब जैसे मान लो कि जनरली मैं बात करूं तो देखिए क्रिकेट इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड. इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड. तो इस क्रिकेट से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे. क्यों? क्योंकि जनरली बात हो रही है. लेकिन यहाँ पे क्रिकेट तो गेम की बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड अभी हमने किया था. हॉकी वाला भी प्रीवियस क्लास में मैंने हॉकी वाला एक एग्जाम्पल करवाया था, तो उसमें भी था ये. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर इज ओनली डैश FO. तो FO, तो जब भी आपके मैंने बोला था एब्रीविएशन फॉर्म में आ जाए तो आपको इसको ऐसे ही बोलना है FO. ठीक है. पूरा आप फुल फॉर्म नहीं बोलोगे, फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बोलोगे इसको. ठीक है. तो आप इसको FO, तो A से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वॉवल साउंड है. तो वॉवल साउंड है तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे? N का यूज करोगे. क्या यूज करोगे? N का यूज करोगे. सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. ठीक है. तो N का यूज आप करोगे इसमें. नेक्स्ट देखिए, RK सैनी इज सीनियर डैश मी. अब कोई किसी से सीनियर होता है तो सीनियर के बाद में जब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आप किसका, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, काजल इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड. तो यहाँ पे सेटिस्फाई के साथ में जो आपकी प्रीपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी? बाय, टू, इन या विथ. तो यहाँ पे सेटिस्फाई के साथ में क्या आएगा? विथ आता है. सेटिस्फाई के साथ में क्या आता है? विथ आएगा. तो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट देखिए, प्रोलिफिक. प्रोलिफिक का मतलब होता है उर्वर, या उर्वर होता है. ठीक है. और इसको क्या बोलते हैं? फर्टाइल बोलते हैं, उपजाऊ जिसे आप बोलते हो. ठीक है. प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल, क्रिएटिव, रिच. ठीक है. तो अब देखिए, इन चारों में से सिनोनिम आपको बताना है, पर्यायवाची आपको बताना है. ठीक है. तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? द राइट आंसर इज प्रोडक्टिव. राइट आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा. अब प्रोडक्टिव को और क्या क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्टिव का मतलब होता है फलदार. पिंगुइड बोल सकते हैं, जेनियल बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये भी इसके अंदर आता है. अब स्किलफुल कौन होता है? जो निपुण होता है. तो इसका भी आप लिख लीजिए सिनोनिम. जो प्रोफिशिएंट होता है, एक्सपर्ट होता है. ठीक है. और अडेप्ट होता है, डॉडजी होता है. ठीक है. तो ये सभी किसके हैं? स्किलफुल के हैं. स्विफ्ट का मतलब होता है, गाड़ियों के नाम सुने हैं, स्विफ्ट डिजायर है, उसके पास स्विफ्ट है. स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्रता. ठीक है.
तो इसका हो जाएगा रैपिड, रैपिड, क्विक, फास्ट, स्पीडी, हेस्टी, हेस्टी, बहुत है, इतना ही है ना। अब वेरिसम का मतलब क्या होता है? वेरिसम का मतलब होता है जो बहुत ही बोरिंग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेरिसम। तो आप लिख लीजिए बोरिंग, टायरसम, टायरिंग, स्लो, ठीक है। तो और भी इसके हैं, तो ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? तो और भी इसके आ जाएंगे, आपके सिनोनिम से रिलेटेड आ जाएगा। ये तो सारे देखो वर्ड एक है और बाकी चार आपको मैं बता रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। सिनोनिम आपसे पूछ रहा है इसमें पर्यायवाची, तो देखो प्लेनिट्यूड का मतलब क्या होता है? प्लेनिट्यूड का मतलब होता है बहुतायत या फिर प्रचुर। तो इसमें आप लिख लीजिए क्या क्या होगा? प्लेंटी, मास, टन, पंच, वेल्थ, ठीक है। तो ये सभी किसके हैं? प्लेंटिट्यूड के हैं। तो इसका सभी अर्थ क्या होगा? अबंडेंस, स्कैरसिटी को कमी बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी को बोलते हैं कि जो होती है ना, जैसे प्रॉस्पेरिटी है, प्रख्यात है जो प्रॉस्पेरिटी, और एफिकेसी को बोलते हैं, जो एसेटेसी है उसको बोलते हैं आनंद, परमानंद जिसे बोलते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। इस अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। तो अब देखिए स्कैरसिटी को और क्या क्या बोलते हैं? कमी, तो क्या क्या होगा? शॉर्टेज, डिफिशियंसी, डर्थ, डिफिशिएट, डेफिशिएंट है वो, deficient। ठीक है। अब प्रॉस्पेरिटी को बोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि। तो अब इसको सक्सेस, कैपिटल भी होता है जिसके पास कैपिटल हो, फ्लोरिशिंग, अफ्लुएंस, अफ्लुएंस होता है, ठीक है। अब इसका लिख लीजिए एक्स के इसका मतलब होता है परमानंद, इसको बोलेंगे जॉय, प्लेजर, हेवन, रैप्चर, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। देखो वर्ड एक है लेकिन मीनिंग्स इनके बहुत सारे हैं। जो आपको आती है वो याद कर लीजिए, जो नहीं आती है, जो आपको आती है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आती है उनको आप याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा है? ए होगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम है आपका, एंटोनिम आपको पूछा है, एंटोनिम है अपोजिट आपको पूछा है,
एडल्ट्रेशन यानी अपमिश्रण, मिलावट करना, अपमिश्रण करना या मिलावट करना। तो क्या क्या होगा इसका, लिखिए। टिंचर, सोफिस्टिकेशन, मिक्सिंग करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, रिजुवेनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म लेना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है, सबके पहले मैं एंटोनिम लिखवा देती हूँ आपको, इसका एंटोनिम होगा आपका डेथ, ठीक है। उसके बाद में प्योरिफिकेशन, तो ये तो राइट आंसर है ही। और कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है टेंशन, ठीक है। इसका मतलब होता है टेंशन, इसका एंटोनिम लिख लीजिए आप। ईज आ जाएगा, पीस आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का एंटोनिम आप लिख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सभी को एक जैसा समान ट्रीट करना। और कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो इसमें भी आपको 4 एंटोनिम आपको पता लग गए। अडल्ट्रेशन का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। बाकियों के एंटोनिम मैंने उनके सामने लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है एंटोनिम एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, जिसे आप बोलते हैं डेरोगेटरी, इंसल्ट, annoy, indecent। तो ये सभी आपके एब्यूसिव में आते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है यानी अपोजिट आपको पूछा है, तो लॉन्डिट्री का मतलब होता है, लॉन्डिट्री का मतलब होता है आपका, यानी कि जो कर्टसियस से बोलता है, ठीक है, जो कर्टसियस से बोलता है, विनम्रता पूर्वक बोलता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका इसमें। तो और इसका एंटोनिम आपका आ ही गया इफ्यूजिव। इफ्यूजिव का जो एंटोनिम है वो आप लिख लीजिए। इफ्यूजिव का मतलब होता है कि जो खुले विचारों वाला होता है, जिसको कोई रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम आपका क्या होगा, रेस्ट्रेन्ड, रेस्ट्रेन्ड, जिसे रोका जा सके। नोबल का मतलब होगा आपका, नोबल का मतलब होता है महान, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉमन या फिर इंफीरियर, ठीक है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, भाई प्रचुर हो गई प्रोफ्यूज का, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम, स्केयर्स। स्केंटी लिख लो इसका, ठीक है, प्रोफ्यूज का। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पूछा है, हैविंग अ कॉमन सेंटर। तो हैविंग अ कॉमन सेंटर को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक, क्रॉनिक, सर्कुलर या कंसेंट्रिक, क्या बोलेंगे इसको। देखो, इसेंट्रिक का मतलब होता है जिसको, जिसका कॉमन सेंटर हो, तो क्या बोलेंगे उसको, तो कंसेंट्रिक, ठीक है। अब इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन who behaves
in odd or unusual ways, यानी कि जो कि अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करे उसे बोलते हैं हम इसेंट्रिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कंटिन्यूइंग और अकरिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, यानी कि जो क्रॉनिक होते हैं, क्रॉनिक का मतलब होता है कि लंबवार तिथिवार वो चलता ही रहता है, वो आता है आपका क्रॉनिक में। सर्कुलर क्या होता है? अ लेटर और नोटिस होता है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दिया जाता है, गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दिया जाता है। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके क्या थे, एक पूछा था, बाकी चारों मैंने आपको लिख के बता दिए हैं कि ये चारों क्या होते हैं। इस तरह से भी आ सकता है कि आपको बोल दे अ पर्सन हु बिहेव्स इन ऑड और अनयूजुअल वेज, वो क्या कहलाता है? इसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, जूलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर या कीपर। देखो कीपर कौन होता है? अ पर्सन who guards or looks after something, looks after, इतना ही लिख लो। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? अ पर्सन who is an expert in एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान में जो एक्सपर्ट होता है वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो साइंटिफिक स्टडी करता है, बर्ड्स की एक्सपर्ट होता है, उसमें वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। और जूलॉजिस्ट होता है जो कि जीव विज्ञान करता है। अ पर्सन who study of animals। ठीक है, तो राइट आंसर इज आपका बी। क्लियर है? तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कुछ प्रीवियस पेपर्स में से भी है और कुछ आपके पहले ये रिपीट हो चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं ला रही हूँ कि जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे सीधे ही आने वाले हैं। ये प्रश्न मैं खुद ही बैठ के तैयार करती हूँ जो परीक्षा में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और डिटेल में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप क्लासेस को भी एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।